दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया वैध। कहा ईडी के दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में है शामिल। बीजेपी ने कसा तंज। कहा आम आदमी पार्टी का अहंकार हुआ चकनाचूर। आम आदमी पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को समन जारी कर 20 अप्रैल को पेश होने को कहा। चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और मध्य प्रदेश के बालाघाट में किया जोरदार प्रचार। पीएम ने नवरात्र के पहले दिन शक्ति के अपमान को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा ये कांग्रेस और इंडी वाले हैं जो हिंदू धर्म के शक्ति को खत्म करने की खाते हैं कस्में। वहीं प्रधानमंत्री ने चेन्नई में किया भव्य रोड शो। बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल में जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में विशाल जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी किया चुनाव प्रचार। सचिन पायलट ने प्रतापगढ़ में तो राजद नेता तेजस्वी यादव ने की रैली। माकपा नेता प्रकाश करात ने तमिलनाडु को कोयम्बटूर में किया चुनावी जनसभा को संबोधित। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के उमरिया में जंगल में महुआ चुन रही आदिवासी महिलाओं से मुलाकात की। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एनडीए को दिया समर्थन। महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस को 17, एनसीपी शरद गुट को मिली 10 सीटें। पूर्व डीएमके नेता और ड्रग माफिया जफर सादिक और उसके सहयोगियों पर चेन्नई समेत करीब 35 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी इंटरनेशनल ड्रग तस्करी केस को लेकर कर रही है तलाशी। कई अहम खुलासे की उम्मीद। नवरात्र के पहले दिन शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल के साथ हुई शुरुआत। 75,100 के आंकड़े को पार कर बनाया नया रिकॉर्ड। बाद में हल्का मुनाफी वसूली देखी गई। आज से 9 संवत्सर का आरंभ। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना। गुड़ी पड़वा, उगादी, चेटीचंड जैसे अनेक त्योहारों की घुली मिठास। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को हिरासत से राहत देने से इनकार करते हुए सख्त टिप्पणियां भी की हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसे विशेष छूट हासिल नहीं है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए और भी कई सख्त टिप्पणियां की हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा। आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम ही क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी गलत है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं। ईडी का आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल गोवा में प्रचार में किया गया। ईडी ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। इस मामले में राघव, शरत रेड्डी समेत कई के बयान दर्ज किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर ही सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों की सत्यता को परखने का काम कोर्ट का है। ये कानून 100 साल से ज्यादा पुराना है।
कभी भी अप्रूवर बनाए जाने के कानून पर सवाल नहीं उठे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है कि जहां अप्रूवर के बयान दर्ज किए गए हों। इससे पहले कई मामले में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। एजेंसी जांच के दौरान किसी के घर जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा की तरफ से जहां अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं, ये कोर्ट तय करता है। सरकारी गवाह का बयान जज के सामने लिखा जाता है। सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर होता है। ईडी के दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल है। केजरीवाल अपराध की आय के इस्तेमाल और उसे छुपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी ने खुलासा किया कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और व्यक्तिगत तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। कोर्ट नहीं मानता कि चुनाव की वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के सीएम के बीच नहीं है, ये विवाद केजरीवाल और ईडी के बीच है। कोर्ट पर बाहरी या राजनीतिक वजहों का प्रभाव नहीं है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। दस्तावेज के मुताबिक ईडी सही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को ईडी ने निचली अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को समन जारी कर 20 अप्रैल को पेश होने को कहा है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज कराई है। ईडी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान समन की लगातार अवहेलना कर रहे हैं, पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। ईडी के समन पर अमानतुल्लाह खान पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे और उसी के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। और बुलेटिन में अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री लगातार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और भारतीय संस्कृति के अपमान को लेकर हमला करते हैं। आज देश भर में नवरात्र के पहले दिन मां शक्ति की उपासना की गई। प्रधानमंत्री स्वयं मां शक्ति के उपासक हैं। पीलीभीत की रैली में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदू धर्म में शक्ति को खत्म करने वाले बयान पर कड़ा प्रहार किया। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट
और ऊंचे ले जाना है। उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक प्रधानमंत्री का चुनावी प्रचार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जनसभा और चेन्नई में शाम को रोड शो। ये चुनाव है देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का, तो मेहनत भी कम क्यों हो। जय मां गढ़कालिका। भारतीय संस्कृति व देश की आराध्य माता शक्ति की बात हो या करुणा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा इनका अपमान किया है। पीलीभीत की रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान पर एक बार फिर सीधा हमला बोला। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। देश के सांस्कृतिक विकास के विरोध तक ही कांग्रेस सीमित नहीं है, बल्कि उसकी तुष्टीकरण की नीति ने लोगों का भी विरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीएए कानून जो विदेशी धरती पर सताए गए सिख, बौद्ध, हिंदू, जैन को नागरिकता देने का कानून है, उसे लेकर भी कांग्रेस का रवैया समझ से परे है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। सीएए का यहां पीलीभीत में रहने वाले अनेक परिवारों को मेरी आपको गारंटी है, आप अप्लाई कीजिए, आपका हमेशा हमेशा की मुसीबतों से मुक्ति मिल जाएगी। आप भारत के नागरिक के नाते गर्व से जी पाएंगे। बालाघाट मध्य प्रदेश की जनसभा में प्रधानमंत्री ने INDIA गठबंधन के दलों के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। जो लोग अपनी तिजोरियां भरने राजनीति में आए हैं, वो मोदी को धमकी न दें। मोदी तो अपनी कमाई भी देश के काम लगा देने की आदत रखता है। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। आने वाले 5 साल में देश का विकास तेज होगा, गरीब, वंचित, आदिवासियों के अधिकार और भी सुरक्षित होंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की जंग जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि मजबूत सरकार बनेगी तो फैसले और भी कड़े और स्पष्ट होंगे। फिर एक बार शैलेंद्र, आदित्य और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में मेगा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में खड़े लोगों ने उनका अभिवादन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनता से मिले अपार प्यार और स्नेह को विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने लोगों के अटूट समर्थन के लिए दिल से सराहना जताई।
प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जहां एक और लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पहले चरण की 102 सीटों के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री और इनके अलावा एनडीए के सहयोगी दल के नेता भी गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने के लिए चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने असम के लखीमपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोककर सीमा को सुरक्षित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के कार्यकाल में चीन ने 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। 1962 में चीन के आक्रमण के समय पंडित नेहरू ने असम और अरुणाचल को बाय बाय कह दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों के नाम बदले जाने की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत के मान सम्मान पर कोई चोट पहुंचाने का काम करेगा तो उसका करारा जवाब देने की ताकत भारत के पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई और यहाँ पर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आई। मैं कह सकता हूँ बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जहां एक तरफ दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पहले चरण में मतदान की तारीख नजदीक आते देख अपने अपने राज्यों में भी जोरदार प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने रामपुर और हापुड़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह की लखीमपुर जनसभा के अलावा कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में रैली के दौरान कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करना चाहती है। गरीब देखता का देखता रह जाता था, भूख से मौतें होती थी, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब उपचार के भाव में तड़प तड़प करके मर जाता था, बेटी और व्यापारी भी सुरक्षित नहीं थे। आज तो पूरे देश के अंदर कानून का राज है। 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन आया कि गरीबों के लिए काम होना शुरू हो गया, महिलाओं के लिए काम होना शुरू हो गया, युवाओं के लिए अनेक स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कौशल विकास विभाग, ऐसे विभाग बनाए गए जिससे नौजवान युवा रोजगार करें, स्वरोजगार करें। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, हर गरीब को मकान मिले, हर बहन को शौचालय मिले, इज्जत घर मिले, इज्जत घर बनाए गए। एनडीए के सहयोगी दल भी चुनाव प्रचार में जमकर जुटे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने शामली में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। तो शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे देता है। कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली पार्टी। जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में रोड शो किया और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में त्रिपुरा पूर्व सीट से भाजपा उम्मीदवार महारानी कीर्ति सिंह देव वर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन के सभी दल जोर शोर से जुटे हुए हैं। कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए जहां एक तरफ पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के उमरिया में जंगल में महुआ चुन रही आदिवासी महिलाओं से मुलाकात की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रतापगढ़ में चुनावी रैली की। सचिन पायलट ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील की और ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताने को कहा। कोई भाषण दे, जज्बाती बात बोले, तेरे मेरे की बात करे, इसका कोई मतलब नहीं है। सिद्धांत का, विचारधारा का, 5 साल के भविष्य का। और आप लोगों से मैंने पहली वादा ले लिया। पिछली बार 11 लाख का हमारा कम था मामला, 11,000 का। इस बार 22,000 जिताना पड़ेगा आपको। वहीं कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने गया में चुनावी जनसभा की। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। भाजपा वाला बोलेगा हम हिंदू नहीं है तो हिंदू नहीं होंगे। तुम्हारे कहने से हमको भगवान देखो मन में होना चाहिए, साफ मन में होना चाहिए। भगवान तो हर जगह कण-कण में है। एक तरफ इंडी गठबंधन के घटक दल कहीं कहीं पर साथ प्रचार कर रहे हैं, वहीं कई राज्यों में आपस में समझौता नहीं होने के कारण एक दूसरे पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने घोटाले को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। जो घोटाला बंगाल में पाए गए हैं, ये घोटाला कोर्ट की फैसला की बदौलत आम लोगों के सामने उजागर हुए हैं। ममता बनर्जी खुद को न केजरीवाल और हेमंत सोरेन से तुलना करे तो बेहतर होगी। केजरीवाल हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या हुआ और ममता बनर्जी और उनके खोखा बाबू के खिलाफ क्या हुआ, भतीजे के खिलाफ क्या हुई, आम लोग की जानकारी इसमें है। माकपा नेता प्रकाश करात ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पिछले बार के चुनावों की तरह सामान्य चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। This election is going to decide the future of democracy in our country, because we have seen in the last 10 years the Modi government and the BJP who have done everything possible to suppress democracy. तमिलनाडु में पहले चरण में सभी 39 सीटों पर मतदान होना है। कृष्णगिरी सीट से मारे गए चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्यारानी ने चुनाव प्रचार किया। विद्यारानी एनटीके की उम्मीदवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और इनमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाला साहेब ठाकरे 21, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 10 और कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन सीट शेयरिंग तय होने के बाद भी महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि संतोषजनक सीटें न मिलने से कांग्रेस में नाराजगी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में आखिरकार सीटों का बंटवारा हो गया। मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहब थोराट, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, जयंत पाटिल, संजय राउत और महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस मौके पर संजय राउत ने सीट शेयरिंग का फार्मूला बताया। सीट शेयरिंग फार्मूला के तहत उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के उम्मीदवार 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना यूबीटी जिन 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वे हैं जलगांव, परभनी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बुल्ढाणा, हातकणंगले, संभाजीनगर, शिरडी, सांगली, हिंगोली, यवतमाल, वाशिम, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई दक्षिण और मुंबई उत्तर पूर्व। कांग्रेस की 17 सीटों में शामिल है नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, नांदेड़, जलना, मुंबई उत्तर मध्य, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, रामटेक और मुंबई उत्तर सीट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वे हैं बारामती, शिरूर, सतारा, भिवंडी, डिंडोरी, माढ़ा, रावेर, वर्धा, अहमदनगर दक्षिण और बीड। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में नाराजगी सामने आई है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन सीटों पर हमने दावा किया और जहां हमारे समर्थकों की संख्या ज्यादा थी, वहां शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आघाड़ी का मतलब ये नहीं होगा कि मुंबई कांग्रेस का आप अवमानित करेंगे, आप अपमान करेंगे। मुंबई कांग्रेस का एक से है
कांग्रेस की नींव यहाँ है, कांग्रेस की जो शुरुआत है वो मुंबई से हुई है। आज मुंबई के कार्यकर्ताओं को हम क्या बताएंगे? तो ये नाराजगी है। भले आज सीट शेयरिंग जो है वो डिक्लेयर हुआ है, लेकिन इस डिक्लेयर होते हुए मुंबई के कांग्रेस कार्यकर्ता जो है नाराज है। हालांकि सीट शेयरिंग के बाद कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर कांग्रेस नेता नाना पटोले सब कुछ ठीक ठाक होने का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि सारे फैसले आला कमान से बात करने के बाद लिए गए हैं। हाईकमान के आदेश का सब पालन करेंगे, हम कार्यकर्ताओं की समझूत करेंगे, नेताओं की समझूत करेंगे। वहीं संजय राउत ने कहा कि गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। नाराजगी नहीं है, आपने देखा होगा कांग्रेस के पदाधिकारी नाराज, कोई नाराजगी नहीं है, सब ऑल वेल ऑल वेल। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा रहा है। अब जब सीटों का बंटवारा हो गया है तो कांग्रेस की नाराजगी चुनावी बिसात पर गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो गई है कि सीटें भी उनको नहीं मिलती, उनके साथी उनको सीटें देने के लिए तैयार नहीं। जिन सीटों पर कांग्रेस का सही मायने में हक था, ऐसी सांगली की सीट भी उनको छोड़नी पड़ी और भी कई सीटें छोड़नी पड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर महाराष्ट्र बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य की 48 सीटों पर 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में चुनाव होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि किसके चुनावी समीकरण सटीक बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अग्निवीर और अग्निपथ योजना को